नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारत और चीन की सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत ने अभी तक काफी सावधानी दिखाई है, फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। यहां तक कि गलवान वैली में अपने 20 सैनिक गंवाने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान वैली में चीन की तरफ से कोई घुसपैठ हुई ही नहीं। वो 20 सैनिक शहादत क्यों पाए मालूम नहीं फिर। मगर इसका चीन पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे उसका रुख और ज्यादा एग्रेसिव यानी हमलावर हो गया है। यह भी नहीं लगता कि उसके लिए सैनिक अधिकारियों के स्तर पर चल रही बातचीत का कोई मतलब है। 22 जून को मिलिट्री कमांडर स्तर की बातचीत में माहौल की गर्माहट को घटाने और वाजिब तरीकों से मतभेद को दूर करने पर सहमति बनी थी। लेकिन कल यानी 24 जून को चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालयों दोनों ने एक साथ भारत को ही निशाना बना दिया। उन्होंने गलवान वैली में 15 जून को हुई हिंसक वारदात के लिए भारत को दोषी ठहराया। साथ ही भारत पर बायलैटरल यानी द्विपक्षीय समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव पैदा करने का इल्जाम भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने RIC यानी रूस, भारत और चीन की जो ट्राइलैटरल बातचीत चल रही है उसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों यानी इंटरनेशनल रूल्स के पालन पर जोर दिया था। शायद चीन ने उसका जवाब जो है इतने तल्ख लहजे में दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने अनुमान लगाया था कि 15 जून को हुई मारपीट में, अब उसे इन्होंने मारपीट कहा है, भारतीय जवानों की तुलना में लगभग 2 गुना चीनी फौजी मारे गए। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे फेक न्यूज बताया, कहा कि चीन के हताहत हुए फौजियों की तादाद बहुत कम है। चीन ने अब भारत से गलवान वैली खाली करने की मांग की है। पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि गलवान वैली पर चीन बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहा है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन भारत की बातों को कोई तवज्जो देता नहीं दिखता, बल्कि लगातार इस बात की तस्दीक करता जा रहा है कि उसने इस बार पूरी योजना के साथ घुसपैठ की है और उसका इरादा वापस जाने का नहीं है। मेरे साथ हैं JNU के सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर बलिराम दीपक। प्रोफेसर दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त हमें देने के लिए, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी राय में चीन के इस अचानक नए एग्रेसिव तेवर की क्या वजह हो सकती है? एक दो बातें कहूंगा शुरू में। पहली तो जो उसकी ये एग्रेसिव अप्रोच है, तो मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया एक तो जो 6 जून और 22 जून को जो वार्ताएं हुई थी, सैन्य वार्ता, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि हमको तो जो अप्रैल में जो यथास्थिति थी वो आप उसको रेस्टोर करिए और जितनी भी जो आपकी सैन्य तैयारी है और जो डिप्लॉयमेंट है उसको आप हटाइए, और खास करके जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र है उसमें जो आपकी जो घुसपैठ है उसको भी आप कम करिए, वहां से निकल जाइए। तो मुझे लगता है कि जो ये रवैया है चीन का, तो ये उसी की प्रतिक्रिया है और ये हमको सामने जो जमीन पर जो हकीकत है वो उसमें नजर आती है। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि चीन एक बार जब जमीन में वो कदम रखता है फिर वहां से पीछे नहीं हटता है, और ये इसकी पुरानी आदत है। चाहे वो हम उसको साउथ चाइना सी में देखें कि किस तरह से उसने जो आइलैंड्स है, जो टापू हैं, उसको रेत से भरा, उसके बाद फिर उसमें अपनी जो सैन्य मशीनरी है उसको डिप्लॉय किया, मिसाइल डिप्लॉय की, आर्टिलरी डिप्लॉय की। तो यही रुख चीन का इधर भी है, और खास करके जो 22 जून को जो सैन्य वार्ता हुई थी उसमें भी हमने ये कड़ा रुख अपनाया था। तो चीन कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हम नहीं मानते इसको, और हम जो मनमानी अपनी है वो करते रहेंगे। तो जो घुसपैठ है उसकी मुझे लगता है कि ये लंबे दौर की घुसपैठ होगी और ये आगे ऐसा ही रहेगा, और हमें इसके लिए कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ टीवी में डिबेट करके या फिर इधर उधर बड़ी बड़ी बातें करके ये सब होने वाला नहीं है। जी, बहरहाल ये तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोताही तो जरूर हुई है जो चीन आगे बढ़ाया।
लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल चीन ने सिर्फ जुबानी हमलावर रुख नहीं अपनाया है, बल्कि जमीन पर उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी भारत की चिंताओं को बढ़ाती हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग झील इलाके और गलवान नदी घाटी में घुसपैठ के बाद अब चीन दौलत बेग ओल्डी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन वहां भारत की पेट्रोलिंग को रोकना चाहता है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चीन ने स्ट्रेटेजिक महत्व के एक और इलाके में नई घुसपैठ कर ली है। डेस्पोंग क्षेत्र में बड़ी तादाद में चीनी फौजी आ गए हैं, वहां अपना डेरा जमा लिया है। उनके साथ उनके हैवी व्हीकल्स भी हैं और फौजी साजो सामान भी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक रिसर्चर सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें डाउनलोड की हैं जिनसे पता चलता है कि 15 जून को जिस जगह टेंट को हटाने के सवाल पर झगड़ा हुआ था, चीनी फौजियों ने वहां फिर से टेंट लगा दिया है और इस बार उन्होंने कहीं ज्यादा बड़े साइज का टेंट लगाया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि गलवान वैली पर चीन का कब्जा कायम है। इतना ही नहीं, उस इलाके में अब चीन ने अपनी फौज की तादाद और बढ़ा दी है। प्रोफेसर दीपक, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने बताया कि चीन का इरादा ऐसे ही रहता है, वो आगे आता है फिर हटता नहीं है। क्या चीन भारत को युद्ध में, जंग में उतरने के लिए मजबूर कर रहा है? काफी संगीन परिस्थिति बॉर्डर में है। जैसे कि जो विश्लेषण करता है उन्होंने बताया है, और खास करके जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे ये पता चलता है कि जो उसने नए मोर्चे खोल दिए हैं। एक तो जो डीबीओ का एरिया है और जो देपसंग जो प्लेन्स है उसमें उसने 2013 में भी यही हरकत की थी और वो कम से कम 3 हफ्ते लंबा चला था। उस समय सौभाग्यवश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आने वाले, तो इसलिए हमारे पास थोड़े से पुर्जे थे। लेकिन इस समय हमारे पास लगता है कोई पुर्जे नहीं है और हमें जो सैन्य अपनी तैयारी है, तो जो हमारा जो बारूद है उसको सूखा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। क्योंकि मैं एक बात ये और भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग और खास करके हमारे जो सैन्य विश्लेषण करता है और काफी सारे जो रिटायर्ड पक्ष के जो लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो देपसक में जो 6ठी उनकी जो मैकेनाइज्ड डिवीजन है, ये भारत को ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम जो अपनी जो इंटीग्रेटेड जो कमांड है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इस बहकावे में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर जो उसकी जो इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है युद्ध की, वो उसने बहुत पहले टेस्ट करके रखी है। और खास करके जो गल्फ की लड़ाई थी, जो खाड़ी युद्ध हुआ था 91 में, उसके बाद से उसने लगातार जो इंटीग्रेटेड जो युद्ध प्रणाली है उसके काफी उसने परीक्षण किए हैं। ये उसकी चीन की एक बड़ी जो मैं कहूंगा कि स्ट्रैटेजी है, जो उसकी एक सोच है, वो उसके तहत ये कर रहा है। क्योंकि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें काफी कटौती हुई है और खासकर अभी तो फिलहाल नेगेटिव में चली है, नंबर 1। और दूसरी, अभी जो हम पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। और तीसरा जो मैं कहूंगा कि जो इमर्जिंग इंडिया का जो कथन है, वो ये भी था कि जो हमारे घरेलू समस्याएं हैं या फिर जो हमारी जो वैश्विक जो चुनौती हैं उसको हैंडल करने में हम काफी कामयाब होंगे। तो पीछे के खास करके हम बता सकते हैं कि जैसे 90 का दशक हो या 2000 का जो दशक हो गया, तो उसमें ये सब जो कड़ियां थी वो काम में आ रही थी। और चीन हमको थोड़ा ये कह सकते हैं कि थोड़ा आदर सत्कार दे रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है कि जो ये तीनों पहलू हैं वो लुढ़कते नजर आ रहे हैं। और चीन के साथ जो हमारी सैन्य विषमता है या फिर जो आर्थिक विषमता है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कि इतनी व्यापक हो गई है कि वो बोलता है कि देखिए अपना हाल तो देखिए, और हमको आप आंख दिखाते हैं। और ये सच्चाई भी है। अगर मैं कहूंगा कि जो पिछला दशक है वो चीन के फेवर में रहा है। जैसे 2010 से लेकर के 2020 तक
इसमें उन्होंने अपना जो जीडीपी था उसको डबल कर दिया है, मतलब 6 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन अरब डॉलर से ज्यादा कर दिया। और जबकि हम 2010 का जो 1.7 ट्रिलियन का जो हमारा मार्क था वो अभी हमने 2.67 के आसपास ट्रिलियन डॉलर के आवास किया। तो जो विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल चीन के रक्षा विदेश मंत्रालय दोनों ने भारत के खिलाफ तल्ख लहजे में बयान दिए, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उन बयानों के आने के 24 घंटे बाद भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल चीन ने इस बार जो संकट खड़ा किया है उसे कैसे निपटा जाए, ऐसा लगता है भारत उस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया है। बहरहाल ये साफ है कि सैनिक स्तर पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत से मसले को हल करने की जो राह अब तक अपनाई गई है उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। हकीकत यह है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने और भारत के इलाके पर कब्जा जमाने के लगातार नए नए पॉइंट्स पर घुसपैठ कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो चीनी फौजी हैं वो लगातार जमा हो रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया, खासकर सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का लहजा लगातार एग्रेसिव होता गया है। वो चीन की मिलिट्री और आर्थिक ताकत का जिक्र कर लगातार भारत को उसके सामने कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसा प्रोफेसर दीपक ने भी अभी बताया। वो धमकी दे रहा है कि सैनिक टकराव या भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का असली नुकसान भारत के लोगों को ही होगा। प्रोफेसर दीपक, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसी दुविधा का शिकार है? अगर दुविधा का शिकार है तो ये दुविधा की वजह क्या है? मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी दुविधा की जो हमारी जो विदेश नीति है, खास करके जो चीनी नीति है, आज तक वो काफी ढुलमुल नीति रही है। उसका हमारा ये रवैया रहा है वो ठीक नहीं रही है, क्योंकि हमने जो दूरगामी जो नीति होती है उसको अभी तक अपनाया ही नहीं है। चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, चाहे वो हमारी व्यापार नीति हो, या फिर चाहे वो हमारी सैन्य नीति हो। हालांकि मैं पूरा मानता हूं कि जो हमारी सेना है वो सक्षम है, और जो चीनियों के साथ जो लड़ाई की है पॉइंट 15 पर, वो उसका एक सबूत है। हालांकि हमारे फौजी थोड़े ज्यादा मात्रा में शहीद हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो अपनी नीति है उसको हमको दुरुस्त करना चाहिए। जैसे मैं बताता भी आया हूं, आपके चैनल में पिछली बार भी बताया था कि जो खास करके चीनी जो विदेश नीति है या फिर सैन्य नीति है उस पर वो श्वेत पत्र हमेशा निकालता रहता है, और हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। और पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है तो उसमें लोगों को पता नहीं है कि हमारी नीति क्या है, क्या हमारी सैन्य नीति। हमने कोई आज तक जो सैन्य नीति को लेकर कोई श्वेत पत्र नहीं निकाला, विदेश नीति को लेकर के कोई श्वेत पत्र नहीं निकाला। हमारी जो आर्थिक नीति है, व्यापार नीति है चीन के साथ, उसके चलते हमने कोई श्वेत पत्र नहीं निकाला। तो इसलिए जो पब्लिक डिबेट है खास करके चीन से कैसे निपटे जाए हर क्षेत्र में, तो ये हमें लगता है कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। और खास करके जो इंटेलिजेंस फेलियर भी सामने आए हैं उसमें सारी कड़ियों को साथ में मिला करके हमको एक ठोस, और मुझे लगता है कि इस जो घटना हुई है अभी 15 जून को, ये उस दिशा में एक कदम होना चाहिए। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो इसका मतलब कि हमें आगे जाके बहुत बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होने से बच गया है। टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचाने वाली फंडिंग को रोक नहीं पाया है। FATF ने आतंकवाद और फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम उठाने को लेकर 27 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाया था, जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान को पिछले साल अक्टूबर के बाद से 2 बार ये एक्सटेंशन मिल चुका है। इस बार कोरोना वायरस का हवाला देते हुए FATF ने उन सभी देशों को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है जो पहले से ही इसमें शामिल थे।
इंडिया टुडे टीवी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन ने एफएटीएफ के 39 सदस्यों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाजिब कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कराने में वो मदद करे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा इमरान खान ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी साधने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान को 39 में से 12 पॉजिटिव वोट मिल जाएं और वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। मेरे साथ हैं प्रोफेसर सौरभ, आप जेएनयू से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। प्रोफेसर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अगले महीने ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। क्या आपको ऐसी कोई संभावना नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान को चीन बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट से उसको बाहर करवा दिया जाए और जिससे जो भी उसकी फाइनेंसिंग है टेररिस्ट की वो फिर चलती रहे और भारत पर वो लगातार और ज्यादा से ज्यादा हिंसात्मक कार्रवाई करता रहे। और चीन ने भी अभी हाल में ही कहा था कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया था कि यदि चीन के साथ भारत के संबंध खराब होते हैं और किसी भी स्थिति में युद्ध की स्थिति आती है तो उसे पाकिस्तान, नेपाल और चीन तीन फ्रंट्स पे उससे बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए चीन हमेशा ये सारे फ्रंट्स को एक साथ खोल कर रखना चाह रहा है और इसी के तहत वो चाहता है कि पाकिस्तान को इस टेररिस्ट एफएटीएफ से अलग कर दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट कार्रवाई भारत में अंजाम दे सके। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी एफएटीएफ जो उसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, उसके तहत उसे हटाने के लिए जरा भी उस पर सोचेगा। और मुझे नहीं लगता है कि हाँ, ब्लैक लिस्ट में शायद ना कर पाए, लेकिन ग्रे लिस्ट में उसे जरूर रखेंगे, क्योंकि उसने अपनी आश्वासन देने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान बेशक एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होने से बच गया हो, लेकिन जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है उसके कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह, अ सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह, एक सुरक्षित शरण स्थली बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ मामूली कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिए भारत केंद्रित टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को निशाना बना रहे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट करने दिया है। पाकिस्तान ने जैश के संस्थापक मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे किसी भी आतंकवादी के खिलाफ, दहशतगर्द के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। मसूद और मीर जैसे दहशतगर्द कथित रूप से पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान अपनी जमीन से ऑपरेट करने की इजाजत देता है और जो अफगानिस्तान को भी निशाना बनाते आए हैं। प्रोफेसर सौरभ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फायदा यहां भारत को मिलता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, आपने सारे चीजों को अपने विश्लेषण में बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसे अपने स्तर से ऑपरेट करने दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान की ये बार बार नीति रही है कि वो सिर्फ कहने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कागज पे वो कुछ भी काम को नहीं करता। जो 7600 जो आतंकियों की लिस्ट थी उसमें से 3800 के आसपास या उससे थोड़े ही कम लोगों को उसने अपनी लिस्ट से बाहर ही कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान टेररिस्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अब आपका जहां तक प्रश्न है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध जो ट्रंप और मोदी के स्तर पर हो रहे हैं तो उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसी के फायदा का नतीजा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से चाहकर भी बाहर चीन उसको नहीं कर पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात की जो अभी कोविड की जो सिचुएशन अभी साथ में जो इमर्ज कर रही है, जो सभी देशों में जो इमर्ज कर रही है और एक आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, तो उसके तहत पाकिस्तान को भी अभी फायदा मिला है। नहीं तो हो सकता था कि पाकिस्तान को इसमें ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया जाता।
तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो अभी की स्थिति है वो उसके आर्थिक स्थिति और ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही है, और जहां पर उसके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद भी इस स्थिति में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो वहां उनका डीप स्टेट है वो उस पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। तो जो मोदी और ट्रंप के जो भी अपने आपस के भी जो भी है, तो हर चीजों को शायद हमारे सामने में नहीं आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके तहत ही इसे भारत की लगातार कोशिश होती रही है कि इसे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करवा पाए, और इसी बहाने पाकिस्तान ने भी भारत के इंजीनियर्स को, जो अफगानिस्तान में इंजीनियर वर्क कर रहे थे, उनको भी उसमें ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी। और हमारे और भी 3 इंजीनियर्स थे, उनको भी 3 और हमारे भारतीय थे, उनको भी ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश किया था। तो वहां पे पाकिस्तान फेल हुआ और वहां पर चीन भी फेल हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबे समय के बाद जब इसकी फिर से अगली पाकिस्तान के पास जो रिपोर्ट आएगी उसमें शायद उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी आप बने रहिए मेरे साथ। एक सवाल और है मेरा आपसे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के जासूसी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में उसके हाई कमीशन में जो काम करने वाले उनकी तादाद 50% कम करने को कहा था। साथ ही इस्लामाबाद में जो हमारा हाई कमीशन है उसमें भी अपने कर्मचारियों की तादाद में 50% कटौती का ऐलान किया है। हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन के 2 कर्मचारियों को एक एलिज्ड कथित एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके साथ मारपीट भी की थी। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया। कुछ डिप्लोमेट्स का मानना है कि जो हाई कमीशन के कर्मचारियों में डीप कट की योजना काफी मायने रखती है, जो 50% कम करने की बात हुई है। ये दोनों देशों के जो आपसी ताल्लुकात हैं उसमें जो मायूसी आई है, निराशाजनक जो हालात हैं, ये उसको दर्शाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रोफेसर सौरभ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी फिर बोले हैं। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो चीन के साथ सीमा विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें इस पाकिस्तान के जो इस डिप्लोमेटिक जो स्टाफ को कम करने के लिए जो बातचीत हो रही है, वो मैं उसे देखता हूं कि जो पहले पाकिस्तान के 2 अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और भारत ने उन्हें पकड़कर फिर पाकिस्तान को उनसे हटाने के लिए कहा था, और उसके तहत वो पाकिस्तान ने फिर वापसी में कार्रवाई की थी, जो आपने बताया कि उसे एक्सीडेंट का स्वरूप देकर उसके साथ भारतीय राजनयिकों के साथ मारपीट की गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बार बार अपने राजनयिकों की आड़ में यहां पर जासूसी का काम करवाता है, स्मगलिंग का काम करवाता है और ऐसे एक्टिविटीज करवाता है जो कि वियना संधि के तहत जो राजनयिकों के लिए जो चीजें फिक्स की गई हैं उसको वो सम्मान नहीं करते हैं। तो इसके तहत वो पाकिस्तान के तहत भारत ने कार्रवाई की है, और जो चीन के साथ जो स्थिति चल रही है वो हम उसे एक साथ में मिलाकर नहीं देखना चाहिए, या नेपाल के साथ जो स्थिति भारत की है उसके साथ मिलाकर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो चीन और पाकिस्तान दोनों हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं, और जो भी पाकिस्तान के जो कार्रवाई होती है उस पर हमेशा कहीं ना कहीं से चीन का समर्थन होता है। इसलिए जब भी कोई हम भारत और पाकिस्तान के संबंध को देखते हैं तो उसे चीन को अलग कर पाना हमेशा हमारे लिए एक मुश्किल होता है। और लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से ये जो कदम है उसे मैं नहीं देखता हूं कि ये चीन को सामने रखकर किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर सौरभ, अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को अब न कराने का फैसला किया है। 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी गई है। 12वीं के इम्तिहान जो हैं वो कोरोना के हालात सुधरने के बाद कराए जाएंगे। मगर सीबीएसई ने यह फैसला तब लिया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, वहां इस मसले को लेकर गए, वरना अगर सीबीएसई की चलती तो बच्चों की सेहत का रिस्क उठाते हुए वो 1 से 15 जुलाई के बीच इम्तिहान करा देती। एक बात और है, इस बीच ये खबर भी आई कि आईआईटी मुंबई ने कोविड-19 के वजह से 1 साल के लिए सभी फेस टू फेस लेक्चर रद्द कर दिए हैं।
वहां अगले सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। आईआईटी मुंबई ने कहा है कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस संस्थान ने अहम बात कही है कि कोरोना महामारी ने उसे इस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। इस हाल में छात्रों को शिक्षा कैसे दी जाए ताकि अगला एकेडमिक ईयर जो है सही समय पर बिना किसी देर के शुरू हो सके। इसके लिए अब ऑनलाइन क्लासों की योजना विस्तार से बनाई जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसको फॉलो करना अब हायर एजुकेशन के बहुत से संस्थान कर सकते हैं। बहुत से स्कूलों में तो ऑनलाइन पढ़ाई पहले से चल रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। खासकर स्कूली शिक्षा के मामले में हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, यह है डिजिटल डिवाइड। हमारे देश में तेज रफ्तार इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप की जो उपलब्धि है वो पूरी आबादी की तुलना में बहुत कम है। इसलिए ये बड़ा सवाल है कि इस सुविधा से जो बच्चे डिप्राइव्ड है, जिनको इस सुविधाएं जिनके पास नहीं है, उनका क्या होगा। सरकार और समाज दोनों को इस बात की चिंता करनी चाहिए, वरना पहले से ही घोर गैर बराबरी में जी रहे इस देश में ये समस्या और गंभीर हो जाएगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। जो गांव के इलाकों में लोग रहते हैं या जो हैसियत वाले नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, वो ऑनलाइन तालीम कैसे हासिल करेंगे। जरा सोचिए। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।